गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ क्रैकडाउन ऑन चाइल्ड लेबर। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो तेलंगाना, बिहार और राजस्थान जो है वो टॉप 3 स्टेट्स की तरह इमर्ज हुए हैं चाइल्ड लेबर रेस्क्यूज़ में। नंबर ऑफ अरेस्ट के अगर हम आंकड़े देखें तो 2024-25 में इंडिया ने एक मेजर सर्ज देखा है एफर्ट्स में चाइल्ड लेबर को कर्ब करने में, जिसमें 53,000 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया है अक्रॉस द कंट्री। एक रीसेंट रिपोर्ट है ये जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और सी लैब के बीच में, जो ये हमें आंकड़े दे रही है। तो टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं? तेलंगाना, बिहार और राजस्थान। और लगभग 38,000 प्लस रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए 24 स्टेट्स और यूटीज़ में पिछले एक साल में, और उसमें लगभग 53,000 प्लस चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया, खासकर वो जो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। तो ऐसी स्टेट जो ये स्टेट्स हैं तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इसमें जो है चाइल्ड लेबर रिलेटेड ऑफेंसेस में अरेस्ट किए गए हैं हाईएस्ट। रिपोर्ट ने रिवील किया कि लगभग 90% जो रेस्क्यूड चिल्ड्रन हैं वो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर के जो केसेस हैं उनमें एम्प्लॉयड थे या सेक्टर्स में एम्प्लॉयड थे, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो बहुत से केसेस में देखा गया कि चिल्ड्रन जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व किए गए थे। तो तेलंगाना, बिहार, राजस्थान ने सबसे ज़्यादा रेस्क्यू किए हैं और सबसे ज़्यादा अरेस्ट भी किए हैं। प्रोसिक्यूशन जो है वो ये फाइंडिंग्स हमें बता रही हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो एक तरह से डेटरेंट की तरह काम करेगा, पब्लिक अवेयरनेस भी इससे जनरेट होगी और इम्प्यूनिटी के साथ जो काम कर रहे हैं एक्सप्लॉयटर्स उन वो रिड्यूस होंगे। तो रिकमेंडेशंस क्या है रिपोर्ट की? रिपोर्ट कह रही है कि एक नेशनल मिशन टू एंड चाइल्ड लेबर चलाया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड लेबर टास्क फोर्सेज होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड होना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए टिल 18 ईयर्स, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए जो लोकल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ अलाइंड हों, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए चाइल्ड लेबर पर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, ठीक है। तो इंडिया एक जो है सिग्नेटरी भी है ILO कन्वेंशन 182 का, जो मैंडेट करता है एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, तो उससे रिलेटेड इंडिया को एक्शन लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अल उदैद एयरबेस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने जो ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट करते हुए मिसाइल अटैक्स किए हैं अल उदैद एयरबेस पर कतर पे, जो कि फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है यूएस सेंटकॉम का, ठीक है। तो ये यूएस यहाँ लगभग 128 ओवरसीज़ मिलिट्री बेस 51 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है। मिडल ईस्ट में जो है वो सेंटकॉम है, जहाँ पर यूएस जो है अपने की बेस ऑपरेट करता है कतर में, जिसको हम अल उदैद कहते हैं, बहरीन में, कुवैत में, यूएई में, इराक में और सऊदी अरेबिया में, और कुछ एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हैं इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और यमन में भी। तो ये बेसिस जो हैं ये सर्वेलेंस सपोर्ट करते हैं, कॉम्बैट, एयरलिफ्ट, मिसाइल डिफेंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। अब अल उदैद एयरबेस है क्या? ये लोकेटेड है दोहा के पास, लगभग 190 किलोमीटर साउथ ऑफ ईरान, और ये लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस है मिडल ईस्ट में। 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है यूएस सेंट्रल कमांड का, और ये बाकी की यूएस एक्टिविटीज़ भी कतार के साथ यहाँ पर लिंक करता है। लगभग 10,000 ट्रूप्स हैं यहाँ पर, लॉन्ग रनवेज हैं जो रैपिड डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से ये की है यूएस के फोर्स प्रोजेक्शन का। इवन कतार ने भी यहाँ पर $8 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? इंडिया ने अलर्ट इशू किया 8.3 लाख इंडियंस को जो कतर में रह रहे हैं, कि उनको कहा कि काम रहें वो और लोकल न्यूज़ को फॉलो करें। इंडिया जो है वो डीप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज शेयर करता है कतर के साथ। लगभग 8,35,000 इंडियन नेशनल्स रिजाइड करते हैं कतर में, अगर हम देखें तो, जो कि 27% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कतर है। तो 20,000 इंडियन कंपनीज भी ऑपरेट करती हैं कतर में। कतर जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है LNG का इंडिया को, और इवन LPG का भी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रबल्स इन इंडिया यूएस ट्रेड डील। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे इंडिया और यूएस पुश कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड डील बिफोर जुलाई 9 की डेडलाइन, दो मेजर इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ जो है वो कंसर्न्स रेज कर रही हैं। पहला है शुगर इंडस्ट्री, जो अपोज कर रही है कि इथेनॉल को इम्पोर्ट मत करो, और जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ को भी इम्पोर्ट मत करो फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए। यूएस जो है वो वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है बोथ मेज़ और फ्यूल एथेनॉल का। अब इंडिया में देखें तो फ्यूल जो आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है मोदी गवर्नमेंट के अंडर। तो एवरेज एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल की वो 14% तक पहुंच चुकी है, और ये रेशियो अब एक्चुअली में हम देखें तो 18.8% पहुंच चुकी है, जो हमारा टारगेट है 20% लेके जाने का 25-26 तक।
मेज़ जो है वो अकेला ही 483.9 करोड़ लीटर्स इसमें कंट्रीब्यूट करता है। शुगर केन से हम ग्रेन्स की तरफ मूव हो रहे हैं इथेनॉल में। तो शुगर मिलर्स का कंसर्न ये है कि शुगर केन जो है वो ऑलरेडी अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ कर रहा है, क्योंकि ग्रेन्स जैसे कि मेज़ की तरफ मूव किया जा रहा है। तो अगर इंडिया इंपोर्ट भी करने लगा इथेनॉल को या जीएम मेज़ को, तो शुगर केन जो है वो बिल्कुल पुश असाइड हो जाएगा। मिलर्स को लग रहा है कि फ्यूचर जो है एनर्जी में, जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल या एविएशन फ्यूल, उस पे जो है वो अपना फ्यूचर अब नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो रादर अपना एक्चुअली वो अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं रादर दैन सिर्फ शुगर को की प्रोडक्शन में। ठीक है, मिलर्स का कहना है कि इथेनॉल जो है वो शुगर केन से जो आपको मिलती है उसमें फूड और फीड का कन्फ्लिक्ट नहीं आता है। यूएस ने लगभग 724.5 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल 2024 में एक्सपोर्ट किया। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट बायर भी है बल्कि उसका। इंडिया ने इथेनॉल इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ नॉन फ्यूल इंडस्ट्रियल यूज़ और अंडर लाइसेंस के अंडर। तो नीति आयोग भी कह रहा है कि चीपर यूएस मेज़ जो है वो इथेनॉल के लिए इंपोर्ट किया जाए, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बचते हैं उसको बाद में चाहे वो एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ताकि डोमेस्टिक फीड कंसर्न्स ना रहें। नीति आयोग का पेपर ये भी सजेस्ट कर रहा है कि सोयाबीन को भी इंपोर्ट किया जाए और उससे फिर ऑयल जो है डोमेस्टिक यूज़ के लिए एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, और फिर जो है लेफ्ट ओवर जो है केक्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। सोयाबीन प्रोसेसर्स का कहना है कि ये जो है लॉजिस्टिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे को देगा। इंडिया लगभग 11 टू 12 मिलियन टन्स ऑफ सोयाबीन ईयरली प्रोसेस करता है, जिसमें से सिर्फ 2 मिलियन टन्स ही एक्सपोर्ट हो पाते हैं। अगर जीएम मील जो है वो डोमेस्टिकली सोल्ड नहीं सेल नहीं होगी, तो प्रोसेसिंग जो है वो वो फिर एक्सपोर्ट पे चली जाएगी। तो एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। सेंटर ने इंपोर्ट ड्यूटी भी जो है क्रूड सोयाबीन पर, पाम और सनफ्लावर ऑयल पर रिड्यूस कर दी है, तो और ज़्यादा फ्लड हो रहा है इनका। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नव्या इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जॉइंट पायलट इनिशिएटिव जिसका नाम है नव्या, स्किल करने के लिए एडोलेसेंट गर्ल्स को विकसित भारत विजन के अंडर। नव्या जो है जॉइंट पायलट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का। ये पायलट इनिशिएटिव इक्विप करना चाहता है एडोलेसेंट गर्ल्स को जो कि 16 से 18 की एज के बीच में है, और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो मेनली नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में देने का प्लान है इसमें। इसको 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ताकि अंडर सर्व्ड रीजन्स तक और वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक पहुंचा जा सके। प्रोग्राम जो ड्रॉ कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से और बाकी की फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का 99th रैंक आया है 2025 की एसडीजी इंडेक्स में, और स्कोर आया है 67 रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ये हर साल प्रोग्रेस को रिव्यू करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, और इसको यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क पब्लिश करता है। इस बार इंडिया जो है पहली बार टॉप 100 कंट्रीज़ में आया है। एसडीजी प्रोग्रेस लेकिन ग्लोबल लेवल पर ही कम हो चुकी है। सिर्फ 17% जो है 17 टारगेट्स में से जो है वो अचीव हो पाएंगे 2030 तक एज़ पर यूएन के प्रोजेक्शंस। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो अभी भी टॉप कर रही हैं एसडीजी इंडेक्स को, खासकर फिनलैंड जो है फर्स्ट पर है। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट यूएन मेंबर स्टेट जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस जो है वो दिखाई है कुछ बेसिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एसडीजीज़ में। 5 टारगेट जो है वो लेकिन सिग्निफिकेंट रिवर्सल्स दिखा रहे हैं अपनी प्रोग्रेस में सिंस 2015। रिपोर्ट कह रही है कि टॉप 3 कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा कमिटेड हैं यूएन मल्टीलैटरलिज्म को, वो हैं बारबाडोस, जमैका, ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन जो यूएस ने लॉन्च किया था ईरान पर, उसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये मिलिट्री स्ट्राइक किए गए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्रिपल करने के लिए। इसमें 125 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया, B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, टोमाहॉक मिसाइल्स का यूज़ किया गया। पहली बार यूएस ने अपने लार्जेस्ट बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज़ किया एक ऑपरेशनल कन्फ्लिक्ट में। ये ऑपरेशन ने टारगेट किए हैं 2 यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ फॉर्दो और नतांज में, और एक फैसिलिटी इस्फाहान में। नतांज और फॉर्दो जो है वो ओनली ऑपरेशनल एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं ईरान की। फॉर्दो को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि ये डीप विद इन 29 किलोमीटर्स ऑफ माउंटेन जो है लोकेटेड है, और ये सब टेरेनियन यहाँ पे जो प्लेसमेंट है इसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलता है एरियल बॉम्बार्डमेंट से। और लगभग 3000 सेंट्रीफ्यूजेज यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लेस्ड हैं। यूएस ने जब से विड्रॉ किया 2018 में JCPOA से, तब से जो है ईरान जो है उसने यहाँ पर एनरिचमेंट शुरू कर दी थी।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रुप ने रिसेंटली कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कच्छ में, गुजरात में। 5 मेगावाट का है ये, और ये ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये फुली पावर्ड है बाय सोलर एनर्जी, और ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ वर्क करेगा। फुली ऑटोमेटेड और कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम है इसमें, और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ इसका ये इनिशिएटिव अलाइन करता है। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is India's crackdown on child labor. This topic is important for your social issues. So Telangana, Bihar and Rajasthan have emerged as top 3 states in India for child labor rescues, as well as for the number of arrests in child labor related cases in the last 1 year. So India has witnessed a major surge in efforts to curb child labor, with over 53,000 children rescued during this operation across the country. A recent report from the Child Rights Network, JRC, in collaboration with C-Lab, has shed light on the scale of exploitation and systemic challenges in eliminating child labor. Top 3 states in child labor rescues were Telangana, Bihar, and Rajasthan. In the last 1 year, JRC, through its networks of 250 NGOs, coordinated 38,000 plus rescue operations across 24 states and UTs in partnership with law enforcement agencies, which led to the rescue of 53,000 plus children. Okay, who were majority of them were engaged in the worst forms of child labor. The top 5 states by number of rescues were Telangana, Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Delhi. These states also accounted for the highest number of arrests in child labor related offences. Okay. So this report has revealed that nearly 90% of the rescued children were employed in sectors which are categorized under worst forms of child labor as per ILO Convention 182, which is also ratified by India. And in many instances, we saw that children were subjected to sexual exploitation, pornography, and prostitution, underscoring the urgency for focused legal intervention. Telangana, Bihar, and Rajasthan not only led in rescue numbers but also in arrests. And these findings have reiterated that prosecution serves as a deterrent, building public awareness and reducing the impunity with which exploiters operate. So the report is also recommending that we should launch a national mission to end child labor, create district level child labor task forces, establish child labor rehabilitation fund, initiate compulsory education till 18 years. State specific policies must also be made. Zero tolerance policy on child labor must be there in government procurement. Okay, because India is a signatory to this ILO convention, it mandates the elimination of worst forms of child labor. So India has to act according to that. So the next topic is Al Udeid Air Base. This topic is important for your international relations. A day after the US struck Iranian nuclear sites in Fordo, Natanz, and Isfahan, Iran has retaliated by launching missile attacks on Al Udeid Air Base in Qatar, which serves as the forward headquarters of the US Central Command. So, according to a July 2024 report, US operates about 128 overseas military bases across 51 countries, and in the Middle East, under CENTCOM, US maintains key bases in Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, Iraq, Saudi Arabia, and some additional deployments in Egypt, Syria, Jordan, and Yemen. So these bases support surveillance, combat, airlift, missile defense, and counter-terrorism operations. And Al Udeid Air Base is located in the desert near Doha, Qatar, and it is about 190 kilometers south of Iran. It is the largest US military base in the Middle East, and it was established in 1996 and it serves as the forward headquarters of the US Central Command. Okay, it is also linked to the other activities in Qatar. The base hosts about 10,000 troops and accommodates forces from US Air Force, Qatari Emiri Air Force, UK's Royal Air Force, and other allied nations. And it also has long runway support to support rapid deployment, making it key for US force projection. Even Qatar has also invested about $8 billion here. Okay, so India has reacted by advising over 8.3 lakh Indians living in Qatar to remain calm. India shares deep political and economic ties with Qatar. There are over 835,000 Indian nationals residing in Qatar, which is about 27% of the total population of Qatar. Over 20,000 Indian companies operate there. Qatar is also the largest supplier of LNG and LPG to India. Okay. So the next topic is
Troubles in India-US trade deal. This topic is important for your economy section, as India and US are pushing to finalize a bilateral trade deal before July 9 deadline. Two major Indian agricultural industries are expressing concern. Sugar industry is opposing the import of ethanol and GM maize for fuel blending. And it should be noted that US is the world's top producer as well as exporter of both maize and fuel ethanol. India's ethanol blending program has grown significantly under Modi government. Average ethanol blending in petrol rose from just 1.5% in 2013-14 to 14.6% in 2023-24, and now we have reached about 18.8%, which is very near to the 20% target which we have set for 2025 and 26 period. Maize alone is contributing 483.9 crore liters, and it has overtaken sugarcane-based sources for ethanol. Sugarcane millers, therefore, are worried that sugarcane is losing importance as more ethanol is now being sourced from grains like maize, and they fear that if India starts importing ethanol or genetically modified maize, sugarcane will be pushed aside even more. Millers see their future in energy like ethanol, blended diesel, or aviation fuel rather than in producing sugar. Millers also argue that ethanol from sugarcane avoids food and feed conflicts. US exported about 724.5 crore liters of ethanol in 2024, with India as the third largest buyer. India restricts ethanol imports to non-fuel industrial use and under license. A working paper from Niti Aayog has also suggested importing cheaper US GM maize for ethanol, and its byproducts can then be exported to avoid domestic feed concerns. So Niti Aayog is also suggesting importing soybean, extract it for domestic use, extract its oil for domestic use, and then export the leftover, or that is the de-oiled cake. Okay, but Soybean Processors Association of India is rejecting this proposal, and they are saying that India already processes 11 to 12 billion tons of soybean yearly, and only 2 million tons is exported. And if GM meal cannot be sold domestically, then processing will be shifted to export, which is also already suffering. So Center has already reduced the import duty on crude soybean, palm and sunflower oil, and they are saying that this will undercut local processors and make imported oils cheaper, forcing many to shut or operate below capacity. Okay. So the next topic is Navya initiative. This topic is important for your social issues and governance section. Government of India is launching a joint pilot initiative called Navya for skilling adolescent girls. So this is a joint pilot initiative of the Ministry of Women and Child Development, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and it is aimed to equip adolescent girls between the age of 16 to 18 years with vocational training, mainly in non-traditional job roles. It will be implemented in 27 districts of the country, which also include aspirational districts and districts of northeastern states. And the target approach is to reach underserved regions and vulnerable populations. The program will draw upon the strengths of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and other flagship skill development schemes. Okay. So the next topic is Sustainable Development Report 2025. This topic is important for your environment section, and also social issues. India has ranked 99th on the 2025 SDG index with a score of 67 in recently released Sustainable Development Report 2025. So this report reviews the progress made each year on the Sustainable Development Goals. It is published by the UN Sustainable Development Solutions Network. India has for the first time secured a place among the top 100 out of 193 countries, and this SDG progress at the global level has been stalled, with only 17% of the 17 targets adopted by the UN member countries are projected to be achieved by 2030. European countries, especially the Nordic countries, continue to top the SDG index. Many European countries are facing significant challenges, including those related to climate and biodiversity, because of unsustainable consumption. Most UN member states have made strong progress on targets which are related to basic services and infrastructure. 5 targets show significant reversals in progress since 2015. These are obesity rate, press freedom, sustainable nitrogen management, and the Red List Index, and even the Corruption Perceptions Index. Report has said that top 3 countries most committed to UN multilateralism are Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago. So the next topic is Operation Midnight Hammer. This topic is important for your security section. So operation which US launched on Iran was named Operation Midnight Hammer. So this was aimed to cripple Iran's nuclear program. This coordinated assault involved 125 military aircraft, B-2 stealth bombers, bunker buster bombs, 30 Tomahawk missiles, and this was the first time that US used its largest bunker busting bombs in an operational conflict. This operation targeted 2 uranium
enrichment facilities of Fordo and Natanz, and one facility at Isfahan. Natanz and Fordo are the only operational enrichment facilities in Iran. Why Fordo is so important? Because it is located within a mountain 29 kilometers north of Iranian city of Qom, and its subterranean placement provides significant protection against potential aerial bombardment. It is believed to house about 3,000 centrifuge, and after the US withdrawal from the JCPOA, that is Iran nuclear deal, in 2018, the state of Iran started resuming the enrichment activities at this site. Okay. So the next topic is India's first off-grid green hydrogen plant. This topic is important for your environment section. So Adani Group has recently commissioned India's first off-grid 5 megawatt green hydrogen pilot plant in Kutch, that is in Gujarat. So this is an off-grid green hydrogen plant which produces hydrogen using electrolysis powered by renewable energy sources. This plant is fully powered by solar energy, and it works with battery energy storage system, which enables it to operate completely off-grid. It features a fully automated and controlled electrolyzer system as well, and this initiative is aligned with the National Green Hydrogen Mission of India. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.